हेलो। आज की कहानी हत्यारा। ज्यों पॉल सार्त्र, फ्रांसीसी। लंदन की अदालत में कल एक असाधारण मुकदमे की पेशी है। मुजरिम के अपराध के विषय में कोई शक शुबा नहीं है और साथ ही वह मुकदमे में जीत जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं। संक्षेप में इस असाधारण कांड का विवरण इस तरह है। 20 मई की बात है। लंदन के सुप्रसिद्ध फेफड़ा रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेल्डन हिल के दोनों बड़े बड़े बैठक खाने मरीजों से भरे हुए हैं। हर मरीज के हाथ में एक कार्ड है जिस पर नंबर लिखा हुआ है। भीड़ तो हर रोज ऐसी ही होती है क्योंकि सैकड़ों क्षय रोगियों को निरोग करने का यश प्राप्त है डॉक्टर हिल को। निदान गृह के चारों तरफ शीशे की खिड़कियों और दरवाजों पर चीनी रेशम का लहराता हुआ पर्दा है। भीतरी दीवार से सटाकर रखे हुए बड़े बड़े जापानी गमले, जिनमें ग्रीष्म प्रधान देशों में पैदा होने वाले रंग बिरंगे मौसमी फूलों के बड़े बड़े पौधे करीने से रोपे हुए हैं। और इन सब के बीच में एक बड़ी सुसज्जित टेबल के सामने अभी अभी डॉक्टर हिल आकर बैठे हैं। चेहरे पर सुख और संतोष की रेखाएं, आंखों में दर्प भरी चमक। सामने उनका असिस्टेंट बैठा है जो आने वाले मरीजों का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर की आज्ञा अनुसार शॉर्ट हैंड में लिख लेता है। निदान कक्ष के प्रवेश द्वार पर जीने के ऊपर डॉक्टर का अर्दली लाल मखमल की वर्दी, चमकीला पट्टा, बिल्ले वाली टोपी और दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहने खड़ा है। उसकी दोनों कलाइयों में से एक में क्रॉस पर चढ़े ईसा मसीह का और दूसरे में एक नगन डैने वाली परी का गोदना गुदा हुआ है। उसकी ड्यूटी है डॉक्टर के बोलने के साथ ही कमजोर क्षय रोगियों को, जिनका टेस्ट हो चुका है, अपने सबल सशक्त हाथों का दृढ़ सहारा दे बाहर ले जाना और वहां से एक खास तरह की बनी रेस्ट चेयर पर बिठा लिफ्ट की मदद से उन्हें नीचे पहुंचा देना। मरीज आते हैं, निष्प्रभ हताश आंखें, खुली हुई जर्जरित छाती और एक हाथ में खोले हुए कपड़े। आने के साथ ही डॉक्टर हिल प्लेकीमीटर और छोटी नालिका द्वारा उनकी छाती और पीठ का टेस्ट करते हैं। ठक ठक किट, सांस लीजिए, हाँ जरा जोर से। इसके 2 सेकंड पश्चात ही नुस्खा डिटेक्ट करते हैं और सेकंडों के अंदर ही उसे समाप्त कहते हैं, हाँ इसके बाद किसका नंबर है। गत 3 सालों से यह क्रम चलता आ रहा है। इस तरह प्रतिदिन प्रातः के 9 बजे से 12 बजे तक क्षय रोगियों का काफिला एक एक करके आता है और अपने जीवन मरण का नुस्खा लिए चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। इस अनवरत क्रम में एक दिन अर्थात 20 मई को ठीक 9 बजे एक मरीज डॉक्टर के कक्ष में दाखिल हुआ। लंबा, अर्धनग्न और देखने में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा मात्र। उसकी आंखों की पुतलियां लगता था कपाल मगन हो, अपना अस्तित्व विलीन कर देना चाहती हो। गाल धंसकर अंदर चले गए थे और छाती खुली हुई थी, मानो चमड़े के आवरण से ढका हुआ हड्डी का पिंजर। मांसहीन उसकी एक बांह की चमड़ी नीली हो गई थी। वह लंबे पांव से कांपते हुए डग भरता आया। गमले में लगे एक जापानी फूल पौधे की सशक्त डाली पकड़ खड़ा हो गया और जोर जोर से खांसने लगा। खांसने के साथ साथ ही उसका सीना उठने बैठने लगा वह अब मरा तब मरा। खांसी का दौर क्षण भर को शांत होते ही अर्दली ने उसे लाकर डॉक्टर के सामने बिठा दिया। नियमानुसार संक्षिप्त परीक्षा करके डॉक्टर ने निराशा भरे स्वर में कहा, ना कोई उम्मीद नहीं। पूरा बायां फेफड़ा बेकार हो चुका है और दाएं का भी वही हाल है। रोगी ने सशंक भय विह्वल कंपित स्वर में कहा, डॉक्टर कोई उम्मीद? उसके स्वर से लगता था जैसे उससे संसार में अभी बहुत कुछ करना है और मात्र बच जाने भर से ही वह संभव है। इसके बाद और किसका नंबर है कि आवाज के साथ अर्दली जाकर मरीज को ले जाने वाला ही था कि मरीज के भय विजड़ित चेहरे की तरफ देख अपने दोनों भवों के मध्य के रोमहीन हिस्से को बंधी मुट्ठी से हल्की ठोकर देते हुए स्वयं मुस्कुराहट के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, जीने का बड़ा मोह है। आप क्या बहुत दौलतमंद हैं?
मरीज को मानो बल मिला। उसने अपने धंसे हुए नेत्रों को सप्रयास विस्तारित करते हुए शुद्ध स्वर में कहा, हाँ डॉक्टर, मैं करोड़पति हूं, धन की कोई कमी नहीं। तब आप एक काम कीजिए, डॉक्टर ने चेयर पर जरा उठने का सा भाव दिखाते हुए कहा, आप इसी एम्बुलेंस गाड़ी के सीधा स्टेशन चले जाइए। वहां से 11 बजे वाली एक्सप्रेस से जाइए डोवर, और वहां से जहाज से कैलिस, फिर मरसाई, वहां से गर्म स्लीपिंग कार में नाइस जाइए। बस वहीं आप रहिए और 6 महीने तक रोटी, शराब, फल, मांस आदि कुछ नहीं, केवल वाटर क्रैश लीजिए। एक दिन के अंतर से चम्मच भर वर्षा जल में 2-4 बूंद आयोडीन मिलाकर भी पिया कीजिए। देखिए, वाटर क्रैश के सिवा और कुछ नहीं, भली भांति इसको छान कर। हाँ, मैं आपको ज़्यादा उम्मीद तो नहीं दिला सकता, एक चांस भर ही है समझिए। इस अंदाजी चिकित्सा का नाम मैंने बहुत सुन रखा है, पर इससे अच्छा होना मुझे असंभव ही लगता है। फिर भी आपको कह रहा हूँ, जाकर देखिए। संयोग है, अगर अच्छे हो गए तो ठीक ही है, नहीं तो और क्या, आजमाइए। दुनिया में कई बार असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा नंबर किसका है? मरीज को कुछ आशा बंधी। डॉक्टर को बार बार धन्यवाद देता हुआ वह अर्दली के साथ बाहर चला गया। उक्त घटना के 6 महीने पश्चात दिसंबर की 3 तारीख को ठीक 9 बजे कीमती फर की पोशाक पहने एक विशाल आकृति का आदमी बिना नंबर कार्ड लिए सीधा चिकित्सक प्रवर डॉक्टर हिल के कमरे में उपस्थित हुआ। पुष्ट मासल बाहें, बड़ी बड़ी भूरी छितनार आंखें, चौड़ी छाती और सशक्त कदम। लगता था पौराणिक या परी कथाओं का कोई दैत्य आ पहुंचा हो। डॉक्टर साहब अभी अभी कमरे में आकर बैठे थे और लबादा नुमा काला लंबा ऊनी कोट पहने हुए थे। सुबह की हल्की गुलाबी ठंड में उनका शरीर कुछ सिहरता सा लग रहा था। उक्त आंगतुक के आते ही अपनी सशक्त बाहों में बच्चे सा उन्हें उठा लिया और साश्रु नेत्र उनके दीर्घ आलिंगन करते हुए हरे आवरण वाली आराम कुर्सी पर बिठा दिया। डॉक्टर हिल की हालत उस वक्त बिल्कुल निर्जीव सी हो रही थी। लगता था उनकी सांसें ही बंद हो जाने वाली हैं। उक्त आगंतुक ने डॉक्टर को शास्त्रीय सभित अपनी तरफ देखते हुए पाकर ऊंचे दृढ़ स्वर में निवेदन किया, कितना चाहिए आपको? 20 लाख, 30 लाख? डॉक्टर मौन ही रहे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह कहता गया, मैं आपकी ही वजह से सांस ले रहा हूं। आज आपकी वजह से मैं पृथ्वी के समस्त आनंदों का उपयोग करने में समर्थ हो सका हूं। डॉक्टर, मैं अपने जीवन के लिए आपका ऋणी हूं। आप मेरे जीवनदाता हैं। बोलिए, जो बोलिए, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। निसंकोच मांगिए, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। अपना सर्वस्व देकर भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। फिर भी जो हो सके वह करने के लिए मेरा दिल व्याकुल है। डॉक्टर, आदेश दीजिए, जो भी आप चाहें। क्षण भर बाद स्वस्थ होते हुए डॉक्टर ने अर्दली की ओर मुखातिब होकर कहा, यह पागल कौन आ पहुंचा है, इसे बाहर निकाल करो। अरे नाना, कहकर उस आदमी ने मुष्टि योद्धा की भांति इतने जोर से टेबल पर मुक्का मारा कि अर्दली जहां का तहां खड़ा रहे, सभी दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगा। उसने फिर कहना आरंभ किया, डॉक्टर, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। दरअसल आप मेरे जीवन रक्षक हैं। आप ही ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मैं वही आदमी हूं जिसे आपने नाइस भेजा था और केवल वाटर क्रैश सेवन करने की आज्ञा दी थी। मैं वही अभागा नर कंकाल हूं जिसे आपने कहा था कि दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। नाइस में वाटर क्रैश, और सिर्फ वाटर क्रैश पर मैं इतने दिन रहा हूं। फलस्वरूप आज मुझे आप इस रूप में देख रहे हैं। यह सब आपकी चिकित्सा का प्रभाव है, और यही नहीं यकीन होता तो आप यह देखिए। कहकर उसने अपनी छाती पर जोर जोर से मुक्का मारना आरंभ किया। निश्चय ही उस मुक्का प्रहार से किसी के भारी हार्ड पंजर ढीले हो सकते थे, पर उसकी वज्र छाती पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। कुछ क्षण डॉक्टर अवाक रहे, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखकर अचानक ताज्जुब खड़े होते हुए बोले, क्या आप सचमुच वही करोड़पति हैं जिसे? हाँ डॉक्टर, मैं वही हूं, उसने उच्च कंठ में कहा। कल ही मैं जहाज से उतरा। उतरते ही सबसे पहले जाकर आपकी एक आदमकद कांसे की मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया, और अब
वेस्टमिनिस्टर में आपकी समाधि के स्थान की व्यवस्था कर रहा हूं। इतना कहकर वह तपाक से एक बड़े सोफे पर बैठ गया। उसके बैठने से सोफे के स्प्रिंग मचमचा उठे। कुछ मिनट तक डॉक्टर उसकी तरफ शोधन दृष्टि से देखकर कुछ तलाश करते रहे। फिर सचिव और अर्दली को कुछ कहा। वे दोनों बाहर चले गए। डॉक्टर उस आगंतुक की तरफ उदास, गंभीर, भेदक और कुछ क्षणों तक चंचल दृष्टि से देखते रहे और तत्काल गंभीर दृढ़ मुद्रा बनाते हुए उन्होंने आगंतुक के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर कहा, आपके कपाल पर एक मक्खी बैठी है, मैं उसे उड़ा दूं? इतना कहकर डॉक्टर ने झुककर अपनी जेबी रिवॉल्वर निकाला और दनादन आगंतुक की धमनी पर 3 फायर किए। क्षण मात्र में विशाल कपाल रेखाएं रक्त के फवारे में विलीन हो गई और वह आदमी वहीं सोफे पर ढेर हो गया। कुछ देर उसने हाथ पैर छटपटाए और फिर निस्पंद। डॉक्टर यह सब शीतृष्ण भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर कई भाव रेखाएं बनी और मिटी, पर तृष्णा भाव यथावत रहा। उसके पश्चात उन्होंने अपना सबसे तेज नश्तर का चाकू निकाला, उसका प्रशस्त कलेजा चीर डाला और फेफड़ा निकालकर अपनी टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर के पश्चात जब दरोगा डॉक्टर को अपने साथ चलने का वारंट लेकर आए, उस वक्त वे बड़ा लेसवाना अणुवीक्षण के यंत्र से लेकर रक्त रंजित मानव फफूस पर वाटर क्रैश के प्रभाव की परीक्षा कर रहे थे। दरोगा ने जब उनके पास जाकर साथ चलने का अनुरोध किया तो डॉक्टर ने उठकर मुग्ध दृष्टि से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस आदमी की हत्या जानकर की है, क्योंकि बिना इसका कलेजा चीर कर देखे यह जानना नामुमकिन था कि बिल्कुल जर्जर हो गया क्षयग्रस्त फेफड़ा भी किस प्रकार फिर स्वस्थ हो सकता है। इसलिए मैं निसंकोच स्वीकार करता हूँ कि विश्व कल्याण के महान कर्तव्य के सामने मैंने साधारण मानवीय विवेक का त्याग करके इसको मार डाला। कहने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर हिल व्यक्तिगत जमानत पर हवालात से रिहा हैं, क्योंकि उनकी रिहाई कल्याणकारी है। इस मुकदमे की पेशी कल अदालत में होगी। शीघ्र ही सारे यूरोप और फिर समस्त दुनिया में इस मुकदमे की धूम मच जाएगी। जहां तक हमारा विश्वास है, इस तुच्छ अपराध के लिए उस महान मानव कल्याणकारी डॉक्टर हिल को न्यूगेट के फांसी के तख्ते पर नहीं जाना होगा। कल के मनुष्य के प्रति गंभीर प्रेम और उसके लिए आज के मनुष्य के तुच्छ जीवन की हत्या इसे अपराध नहीं मानने वाली दुनिया के महाप्राण वैज्ञानिक चाहे जिस प्रकार हो, डॉक्टर हिल के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं उठा रखेंगे। थैंक यू।